मुझे ये बताइएगा कि वो जो हव्वा आदम की पसली से पैदा हुई, वो इररेलेवेंट जैसे आप हों या कैसर राजा साहब हों, आप लोग इररेलेवेंट क्यों करार देते हैं चीजों को? हमारे सवाल, हमने आपके किसी सवाल को हमारे डिबेट का मौजू नहीं है, क्योंकि आपको ये हमारे डिबेट के मौजू नहीं है। सर आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। दिस इज आवर आर्गुमेंट। सर सोचने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, दिस इज आवर आर्गुमेंट कि हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्गुमेंट ही इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है, और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपनी लिमिटेड नॉलेज में कैसे या लिमिटेड जहन में कैसे समझ सकते हैं? ये तो फैलेसी है, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे साइंस का मसला जो है ना वाजदी साहब, वो वाई नहीं है, साइंस का मसला हाउ है। और आप मुझसे मजहब से पूछ रहे हैं कि हाउ बताएं। एग्जैक्टली, क्योंकि मजहब तो बता सकता है ना, मजहब तो बता सकता है कि वाई, मजहब ने तो दावा किया है कि भाई हमने इंसानों को बनाया है, हमने इस कायनात को बनाया है। जब हम पूछते हैं कैसे बनाया, कहते पता नहीं। जब हम बताते हैं कहां बनाया, कहते पता नहीं। जब आपके दावे की मौजूदगी को जब हम टेस्ट करते हैं साइंस की बुनियाद पर, कि जिसका काम हाउ रैशनल की बुनियाद पे, हाउ जानना है ना कि बुनियाद पे, अक्ल की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे। आप देख रहे हैं कि कंफ्यूजन कितना है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते। चलो ठीक है, हमने मान लिया। जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिस्प्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि आप टोकरी में डाल दिया जाए, तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी? अब क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? मन को एक बंदा क्लाशनकोफ बनाता है तो वो शर नहीं है, लेकिन अगर बंदा क्लाशनकोफ से फायरिंग करता है और गलत जगह फायरिंग करता है तो शर है। क्या आर्मी दुनिया में, क्या आपके नेशन स्टेट थ्योरी के मुताबिक क्लाशनकोफ आर्मी के लिए जरूरत नहीं है? क्या अगर आपके ऊपर दुश्मन हमला करे और आपके पास क्लाशनकोफ हो तो क्या आप नहीं मारेंगे? मेरे नजदीक तमाम जो दुनिया की अफवाज हैं और दुनिया का जो तमाम असला है वो इंसानियत को मारने के काम आता है, और आपकी तो जन्नत की तलवारों के वेलकम टू यूटोपिया व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली एस्टैब्लिश बात कर रहा हूं। इसी को यूटोपिया कहते हैं। मुझे एक रियली मैटर। अब आप आगे मसला एग्जिस्टेंस, मैं अगला आर्गुमेंट दे दूं आपको? सर मुझे भी कोई आर्गुमेंट देने का शौक है। आप तो आर्गुमेंट, मैं समझा कि आपके पास तो आर्गुमेंट ही नहीं है। मुझे लगा कि मेरे पास आर्गुमेंट है, सारा मेरा ही है। मुझे लगा कि क्या ऐसी बात है बुनियादी अखलाकियात की जो कि कुरान मजीद के अंदर लिखी है और वो इंसानों को नहीं पता थी। ठीक, क्या हमने खुदा के वजूद को तस्लीम कर लिया? नहीं कर लिया ना, क्योंकि जब आप दलाइल तो देखो, मैंने तो अभी दलील ही नहीं, कोई भी दलील मेरी अभी तक के खुदा के वजूद के ताल्लुक से नहीं आई है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली दलील है, अगर आप उधर देख लें, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इविल एंड गुड। इसके दो प्रेमिसेस हैं। इफ द यूनिवर्स हैज एग्जिस्टेड बाय इटसेल्फ इट वुड हैव ईदर इविल और गुड ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। बी, द यूनिवर्स हैज इविल एंड गुड बोथ, देयरफॉर द यूनिवर्स हैज नॉट एग्जिस्टेड बाय इटसेल्फ। हु क्रिएटेड इविल? गॉड, ऑफ कोर्स। So God is evil? No, the creator of evil is not evil. यही तो fallacy है। The performer of evil is evil. अच्छा, not the creator। इसलिए कि मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि मसलन आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं इनको जब एग्जाम देता हूँ ना, तो इस एग्जाम के अंदर अगर मैं मल्टीपल चॉइस दूँ तो 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं और 1 सही होता है। अगर ये कहें कि यार ये कैसा उस्ताद है कि ये 3 उसने रॉन्ग दे दिए, इसको खुद कुछ नहीं पता है, वो मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं इनकी नॉलेज को जांचूं। जब हमारा बुनियादी मजहबी मुकद्दमा ये है, और सिर्फ मेरा नहीं, तमाम ईसाइयों का, तमाम यहूदियों का, तमाम मुसलमानों का, सारे जितने भी अहले मज़ाहिब हैं जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, उनका ये मुकद्दमा है कि हम इस दुनिया में इम्तिहान के लिए और इब्तिला के लिए हैं, जिसका नतीजा उसको पहले से पता है। कंप्लीट, हम इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के लिए हैं कि हम अपने खुदा को पहचानें। अगर पहचान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे और नहीं पहचानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अगर हमारा बुनियादी मुकद्दमा ये है तो उस मुकद्दमे के सही होने के लिए ईवल का होना ज़रूरी है इस दुनिया में। और अगर आप ये कहते हैं कि ये कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई है या किसी मादे ने बता दिया, तो फिर क्या इस कायनात के अंदर ईवल पॉसिबल था? मुझे सिर्फ चलिए, खुदा, आपने जिस तरीके से मेरा क्वेश्चन साइड में रखा ना, मैं भी खुदा को साइड में रखता हूं। आप मुझे बताइए कि ईवल क्यों है? क्योंकि इंसान जो है वो क्या कहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इंसानों को नहीं करने चाहिए, इसलिए ईवल एग्जिस्ट करता है। नहीं तो इंसानों की वायरिंग जो जिस तरह मादा है, मान ली पत्थर है, उसका कोई शऊर नहीं है, तो सारे इंसानों को एक ही तरह सोचना चाहिए था ना, कोई बुराई की तरफ ना सोचता। ये सारे अच्छाई होते, ये सारे बुरे होते। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं? कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है। इसलिए कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है कि तमाम इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ जीन म्यूटेशंस के नतीजे में वजूद में आते हैं। अगर आपने ये कहा वाजदी साहब कि अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तहान के लिए बनाया कि ये मुझे पहचानेगा या नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मदरसे में अपने तलबा का इम्तहान लेते हैं
तो आपको नहीं पता होगा कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, लेकिन आपके अल्लाह ताला को तो इस इम्तिहान का नतीजा भी पहले से पता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं मुझे मेरे सवाल का, देखिए मेरे सवाल का जवाब दें आप अगर लेके जाएंगे मुझे तकदीर के मसले पर, तो हम कभी भी आपने इस सेशन को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। ईवल क्यों एग्जिस्ट करता है, आपका जो वर्ल्ड व्यू है उसके एतबार से ईवल कैसे एग्जिस्ट करता है कि ईवल कोई एब्सोल्यूट टोटलिटी में टर्म ही नहीं है कि आप जिस तरह ये माइक एग्जिस्ट करता है, जिस तरह ये घड़ी एग्जिस्ट करती है, जिस तरह मैं एग्जिस्ट करता हूं, इस तरह ईवल जो है एब्सोल्यूट टोटलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं पाकिस्तान में, अगर मैं इंडिया में किसी की बीवी का हाथ चूमता हूं तो ये ईवल है। अगर मैं फ्रांस में किसी की बीवी का हाथ नहीं चूमता हूं तो मुझे मैनर्स नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन में सूअर का गोश्त खाता हूं तो ये ईवल है। शराब पीता हूं तो ये ईवल है। लेकिन अगर यही काम मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं करता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस है। तो ईवल अपनी, अगर आप इंसाफ ना करें तो, अगर ईवल, इंसाफ जो है वो इंसानों का मजहर है ना। ठीक, आप इंसाफ ना करें, ईवल है कि नहीं ऑब्जेक्टिवली? इंसाफ की जरूरत कब होती है? इंसाफ की जरूरत तब होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान का हक खाता है। और दुनिया के तमाम जो एथीस्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंसाफ, आप मेरी बात का जवाब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपके मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसाफ की आपको जरूरत कब होती है। जाहिर सी बात है, जब जुर्म होता है तो इंसाफ की जरूरत होती है। क्या आप इंसाफ न करने को ऑब्जेक्टिवली ईवल मानते हैं या सब्जेक्टिव ईवल मानते हैं? ऑब्जेक्टिवली ईवल मानता हूं। अभी तो आपने कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल नहीं होता। ईवल जो है किसी काम के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो जब पोर्क खाना, आपने सारी मिसाल किसी काम की दी है ना, तो इंसाफ करना भी तो एक काम है ना। जब आप उस काम को, जब आप उस तकाजे को पूरा नहीं करेंगे, जब आप किसी पर जुल्म करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद इंसाफ की जरूरत पेश आएगी। ठीक है, जब बुराई अपनी टोटलिटी, देखिए मेरी बात सुनिए, जब सूअर का गोश्त खाने, मेरी बात आप समझ गए? मैं समझ गया, मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूं कि जो सूअर का गोश्त खाना है उस पर अगर मुझे मतून किया जाएगा और मुझे जज किया जाएगा, सब्जेक्टिव है ना, वो तो हम खुद ही मान रहे हैं सब्जेक्टिव है। मुझे ये, लेकिन आपने ये कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी जो जजमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। तो यानी इंसाफ ना करना, एक आदमी इंसाफ नहीं कर रहा है, क्या इसको आप ऑब्जेक्टिवली ईवल मान रहे हैं? आपने भी कहा मान रहे हैं। मैंने कहा कि इंसाफ जो है वो सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है, सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है, और इंसाफ के जो तकाजे हैं, ठीक, वो इंसाफ किसी भी तरह हो सकता है। मुझे ये बताइए, लेट मी हेल्प यू एज वेल, कि एक इंसान को यहाँ पर कत्ल कर दिया जाए या कि दुनिया के किसी कोने में कत्ल कर दिया जाए, उसके इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, इस तरह मसलन हिटलर ने 6 मिलियन लोगों को मारा, उसने कहा मैंने इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह अगर दुनिया के किसी दूसरी कोने में शराब पी जाए और यहाँ शराब पी जाए तो इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। इसीलिए इंसाफ, लेकिन बात हो रही है इंसाफ, उसके तकाज़ों की बात नहीं हो रही है। कंप्लीट ना, कि जब ईवल जो है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन उस ईवल की जो जजमेंट है कि आपने इंसाफ के पलड़े में उसको लाना है, वो एक क्या कहते हैं, मेरे नज़दीक एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है। अब इस बात को थोड़ा सा नैरो डाउन वापस की तरफ करते हैं कि आपके नज़दीक इस कायनात के अंदर खुदा की मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि जो ईवल है उसको बाकायदा पनिश किया जा सके, उसको बाकायदा लगाम डाली जा सके। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसलिए चूंकि इस कायनात में जो आप खुद ही कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली ईवल मौजूद है, ये ईवल कभी मौजूद ना होता, कायनात एक हालत पर रहती, या तो उसके अंदर सिर्फ गुड होता या उसके अंदर सिर्फ ईवल होता। इस कायनात के अंदर दोनों चीजों का वजूद होना इस बात की दलील है कि कायनात खुद से खुद वजूद में नहीं आई है। इस कायनात के अंदर, कायनात मादी है, मादे को क्या लेना देना ईवल से? अगर ये मोबाइल जो है सैमसंग ने बनाया है तो उसके सारे मोबाइल जो हैं एक तरह के होंगे और ये सैमसंग की क्रिएशन का सबूत हैं। अगर ये तमाम इंसान जो हैं खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका कोई क्रिएटर नहीं है। तो नोट और S21 दोनों एक ही हैं क्या? जो नोट 10 और S21 दोनों एक ही हैं। वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना? नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होमो सेपियंस, अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस भी अलग है। अगर नोट 10 की परफॉर्मेंस अलग है और S22 की परफॉर्मेंस अलग है। साहब, अगर तमाम होमो सेपियंस को खुदा ने बनाया है तो उनकी परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर तमाम होमो सेपियंस जो हैं इवॉल्व हुए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन होनी चाहिए, और उसी वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है। तो मेरा दावा हुआ ना सर। मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट।
उसी परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है, जो कि सब्जेक्टिव है, और उसकी जो जजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है। अब ये बात, आपकी बात का जवाब हो गया। आपने मेरी बात, आप मेरी दलील दे रहे हैं। अब आप मुझे, ये तो आपने अपने गोल में स्कोर कर दिया। मुझे लग रहा है कि आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। नहीं, आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यही साबित नहीं कर पाए कि इस कायनात को, मेरे ख्याल से इसको ऑडियंस पे छोड़ दीजिए कि साबित कर पाए या ना कर पाए। सर मुझे समझना है ना, अब ऑडियंस तो कर लेंगे, तो नहीं समझना, नहीं ऑडियंस को तो आपकी गुफ्तगू से समझना है, मेरी गुफ्तगू से समझना, मैं भी तो आपसे कुछ सीखने आया ना। मुझे ये बताइएगा कि इस कायनात को एक ऐसे खुदा ने बनाया है जिसने 632 ईस्वी के बाद अरबी जबान में आखिरी दफा कलाम किया था, राइट? नहीं, किसने कह दिया आपसे? फिर वो तो मुतकल्लिम है। हमें पहली आखिरी मर्तबा कलाम मिला खुदा का, वो तो मुतकल्लिम है। कलाम उसकी सिफत है, जिस तरीके से वजूद उसकी, जिस तरीके से रहमत उसकी सिफत है। आप तो कह रहे थे वो गैर मादी उसकी सिफत है। कलाम तो मादे की सिफत होती है। ये भी आपका एक फैलसी, इसको भी ठीक करूंगा। जिस तरीके से रहमत उसकी सिफत है, गजब उसकी सिफत है, ऐसा तो नहीं कि उसने रहमत करना छोड़ दिया या गजब करना छोड़ दिया। ऐसे ही कलाम भी उसकी सिफत है, ये उसकी सिफात हैं, जो सिफात उससे कभी अलग नहीं होती है। आप ये मत कहिए कि आखिरी मर्तबा जो है उसने 1400 साल पहले कलाम किया था। हमने आखिरी मर्तबा 1400 साल पहले उसका कलाम रिसीव किया था, तो वो हमारे एंड से आखिरी मर्तबा है, उसके एंड से आखिरी मर्तबा नहीं है। अच्छा, क्या सबूत है? अब हम वो अभी बताता हूं मैं आपको क्या सबूत है। आगे बढ़ लेते हैं। एक आर्गुमेंट मैंने बता दिया, जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है, कि कायनात ने ईवल और गुड को एक साथ किस तरीके से बनाया, जबकि आप ऑब्जेक्टिवली ईवल के वजूद के कायल हैं। मुझे ये बताइएगा कि और मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव ईवल के कायल नहीं है ना, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाली दलील है वो यहीं से ही हमारे नजदीक जो है इस कायनात को किसी कॉन्शियस एंटिटी ने नहीं बनाया है। आपके नजदीक इस कायनात को एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया है, और उसके बावजूद उसमें ईवल और गुड एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। अगर इस कायनात को किसी एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया होता तो उसके अंदर जो सलाहियतों का इजहार होता वो प्रेडिक्टेबल होता। यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे यही तो मेरा सवाल है आपसे जनाब। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, जस्ट गिव मी वन सेकंड। कलाम का सहारा लेने की जगह आपने कहा कि अगर कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता, कोई अनकॉन्शियस बीइंग होता, तो इस कायनात के अंदर ईवल नहीं होता, वो कायनात एक ही जैसी रहती, राइट? नहीं, मैंने आपने उलट पकड़ा है। अगर इस कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता तो इंसानों के अंदर जो बिहेवियर होता यूनिफॉर्म होता। चूंकि इंसानों के अंदर तनव्वो है, इंसानों के रवैयों के अंदर ये बात इर्तका का सबूत है कि हर बंदे का IQ लेवल डिफरेंट है, EQ लेवल डिफरेंट है, जीन म्यूटेशन डिफरेंट है, उसका कोई क्रिएटर नहीं है, उसका कोई कॉन्शियस क्रिएटर नहीं है। ये बात हो गई। बात हो रही है ईवल की, कि अगर कायनात खुद से वजूद में आ जाती तो वो किसी ना किसी एक स्टेट में वजूद में आती ना, कि या तो सारे के सारे ईवल होते, उसमें वेरिएशन हो सकता है, या सारे के सारे अच्छे होते, उसमें वेरिएशन। साहिल के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके अंदर जो साइज वेरिएशन होती है, जो उनके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन वेरिएशन होती है, वो रैंडम होती है ना। है तो सारे पत्थर ना, है तो सारे पत्थर ना। एग्जैक्टली। तो वो जो वेरिएशन, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये वाले पत्थर जो हैं ये पत्थर हैं, वो वाले पत्थर नगीने हैं। वाजिद साहब, अगर आपने ये कहा था कि अगर इस कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो तमाम लोग जो हैं वो या तो अच्छे होते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, सॉरी, मैंने ये नहीं अगर इस कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो इस कायनात के अंदर जो मुतनव्वे लोग पाए जाते हैं, ये आपने कहा, राइट? मैंने ये कहा है कि अगर इस कायनात को, चूंकि इस कायनात को क्रिएटर ने बनाया है, इसलिए ईवल और वर्च्यू या गुड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये कायनात खुद से बनी होती तो इस कायनात में ईवल और वर्च्यू दोनों एग्जिस्ट न करते, एक करता। तो इसका मतलब ये है कि ईवल का जो क्रिएटर है वो गॉड है। हमारा तो मुकद्दमा यही है। हम तो उसको खालिक शर भी मानते हैं, खालिक खैर भी मानते हैं, लेकिन कासिम शर, गॉड इज ईविल। यही बुनियादी गलती है। चूंकि अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना एग्जाम की, तो क्या मैं आपके नजदीक, क्या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या मेरे स्टूडेंट्स हक बजानी होंगे कि वो कहें कि हमारे टीचर को कुछ नहीं पता, उसने 3 जो है गलत। मुझे ये बताइएगा कि तो खल्क़ शर बुरा नहीं है, कसबे शर बुरा है। यानी मेरे अंदर, और ये कॉमन सेंसिकल बात है, मेरे अंदर जो शर करने की सलाहियत पैदा करने वाला है वो शर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस शर को एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो शर है। बिल्कुल। अगर एक बंदा क्लाशनकोफ बनाता है तो वो शर नहीं है, लेकिन अगर बंदा क्लाशनकोफ से फायरिंग करता है और गलत जगह फायरिंग करता है तो शर है। क्या आर्मी दुनिया में, क्या आपके नेशन स्टेट थ्योरी के मुताबिक क्लाशनकोफ आर्मी के लिए जरूरत नहीं है? क्या अगर आपके ऊपर दुश्मन हमला करे और आपके पास क्लाशनकोफ हो तो क्या आप नहीं मारेंगे? मेरे नजदीक तमाम जो दुनिया की अफवाज हैं और दुनिया का जो तमाम असलहा है वो इंसानियत को मारने के काम आता है, और आपकी तो जन्नती तलवारों के वेलकम टू यूटोपिया व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली एस्टैब्लिश बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि
कायनात का जो खुदा है ये वही खुदा है जो कुरान मजीद का मुसन्निफ है। अब अगली आ जाए, सर अगली आ जाए। मुझे देखिए, मैं कुरान करीम पर सुनिए, आज हमारी जो मौजू है ना हमारा है वजूद बारी, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जब आप ये कहेंगे कि नहीं हजरत आदम ने फला तारीख में क्या किया था, आई डोंट नो, इट डजंट रियली मैटर। अब आप आगे मसला एग्जिस्टेंस, मैं अगला आर्गुमेंट दे दूं आपको। सर मुझे भी कोई आर्गुमेंट देने का शौक है, आप तो आर्गुमेंट, मैं समझा कि आपके पास तो आर्गुमेंट ही नहीं है। मुझे लगा कि मेरे पास आर्गुमेंट है, सारा मेरा ही है। मुझे लगा कि मेरे पास बर्डन ऑफ अदम वजूद है, मेरे पास आपके पास तो कोई दलील नहीं है ना, तो दलील तो मुझे ही देनी है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से इनकार किया, उसके बाद आपने अपने पास जो रिटर्न जो आपके मुझे एहसान भी तो करना है ना मुल्हिदों पर। नहीं, मुझे क्या कहते हैं ये बताइएगा कि कायनात के वजूद का कोई प्रॉपर मजहर है और वो खुदा है। हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो फ़लसफ़ा अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं उस फ़लसफ़े की बुनियाद पर इस कायनात के क्रिएटर को हम जैसे कुफ़ार पहचान सकते हैं? क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस की कमी है मेरे भाई, और इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया था कि आप ट्रूथ को कैसे जान पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा, हालांकि आपको मालूम है कि ट्रूथ जानने का आपके पास एक ही पैमाना है और वो है साइंस, आप उसको नहीं कहना चाहते थे, ठीक है। कॉमन सेंस आपकी जबान से निकल गया तो आप कॉमन सेंस पे रहें। वैसे तो ये जो दलाइल मैं आपको दे रहा हूँ ये सारे कॉमन सेंसिकल हैं, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। आई डोंट सब्सक्राइब टू फिलॉसफी। मुझे ये बताइएगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से तमाम लाइफ फॉर्म को उसके कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स के तहत इवॉल्व करें, ठीक है। हम में कॉमन सेंस की कमी है, और कॉमन सेंस ये है कि वो मट्टी के पुतले से आदम तख्लीक हुआ। कॉमन सेंस ये है कि उस आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई। एक मिनट, क्या कॉमन सेंस ये नहीं है कि एक मर्द एक औरत के पेट से निकलता है, तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता? वाह 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 वाह, तो मुझे ये बताइए, इसमें मुझे बता दीजिए, अगर ये औरत की लिए इंफीरियरिटी है कि एक औरत आदम की पसली से बने, तो क्या ये मर्द के लिए इंफीरियरिटी नहीं है कि एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो? मुझे ये बताइएगा कि महज इसलिए आप उसको इंफीरियरिटी नहीं मानते क्योंकि दुनिया इसी तरीके से चल रही है। मुझे ये बताइएगा, आपको वो चीज इसलिए आपको वो चीज इसलिए उस पर एतराज हो रहा है क्योंकि वो एक किताब के अंदर आ गया, मुकद्दस किताब। एग्जैक्टली, वो एक मुकद्दस। तो अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो ये चीज बिल्कुल कॉमन सेंसिकल है कि एक औरत मर्द की पसली से पैदा हो सकती है, जिस तरह एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो सकता है। 9 माह की 18 साल की किसी अल्लाह आलम, वी डोंट नो। अगेन आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं कि जिसके ऊपर आप कहानी इतनी मज़े का खेज है वाजिद साहब, सवाल कर रहे हैं कि हव्वा जो मैं आपसे पूछ, आपने इस बात का दावा किया है कि आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई, किया आपने दावा? बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा 9 माह की पैदा हुई, 18 साल की पैदा? वी डोंट नो सर, कोई दिमाग लड़ाएं, कोई it doesn't really matter, it doesn't matter because it is fallacy, it does matter, it is fallacy, it's not a fallacy। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि एक नन्ही बच्ची को अपने इधर से निकाल कर उसके साथ बड़े होकर इंटरकोर्स करें, और एक बड़ी बच्ची को यहाँ से निकालें और उसके बाद उससे इंटरकोर्स करें। आपके वजूद से कोई चीज निकली हो और उसके साथ आप इंटरकोर्स करें और उसके बहन भाइयों से आप नस्ल इंसानी को फैलाएं, आपको कुछ ख्याल नहीं आता? आपको ख्याल नहीं है कि आप अपनी बीवी साहिबा से अगर इंटरकोर्स करते हैं, मान लीजिए, मैं माफ कीजिएगा मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, क्या वो जेनेटिकली आपकी बहन नहीं है? जेनेटिकली हम तो दुनिया, हम लोग सवाई, वो भी तो आप तो सिंगल एंसेस्टर से निकले ना भाई, तो आप ही की तो बहन है वो। तो सवाल ये कि आप अपनी बहन के साथ कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं मजहबी एस्पेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बहन तस्लीम करते हैं? नहीं। अच्छा, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अरे यहाँ से निकली तो उससे कैसे इंटरकोर्स कर लिया? हम लोग सवाए फर्स्ट कजन्स के हम दुनिया की हर औरत से जो इख्तलात है उसको जायज समझते हैं। फर्स्ट कजन से क्यों नहीं इसलिए समझते हैं क्योंकि उसके नतीजे में जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। जी। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने, अब हम आगे भी चले अपने आर्गुमेंट्स के ऊपर। सर मुझे आपने तो बनाया हुआ है एक वो पूरा सेट ऑफ आर्गुमेंट, आप भी बना सकते थे। सर मैं तो आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ, मैं आपसे क्योंकि जीतने थोड़ी आया हूँ। मुझे ये बताइएगा कि वो जो हव्वा आदम की पसली से पैदा हुई, वो irrelevant जैसे आप हों या कैसर राजा साहब हों, आप लोग irrelevant हम क्यों करार देते हैं? उसकी वजह ये हमारे सवाल, हमने आपके किसी सवाल को हमारे डिबेट का मौजू नहीं है, क्योंकि आपको ये हमारे डिबेट के मौजू नहीं है। सर आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। दिस इज आवर आर्गुमेंट। सर सोचने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, दिस इज आवर आर्गुमेंट कि हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्गुमेंट इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है, और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड है और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपने लिमिटेड नॉलेज में कैसे या लिमिटेड जहन में कैसे समझ सकते हैं? ये तो फैलेसी है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो सवाल करते हैं जो आपके नजदीक हो सकते हैं बुनियादी हो, लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली बुनियादी नहीं है। ये तो आप ये साबित कर दें कि ऑब्जेक्टिवली बुनियादी है, तो मैं जवाब दे दूंगा। ये बताइएगा कि आदम को तो हव्वा, आदम की पसली से तो हव्वा, खुदा का कांसेप्ट खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हो गया ना, क्योंकि जब मैं इन बातों को गलत साबित कर लूंगा तो हम आगे
आगे भी चल पड़ेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है जी। जब आदम की पसली से हव्वा को बनाया गया तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तख्लीक हुई? आई डोंट नो, चूंकि चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना मेरे वर्ल्ड व्यू का हिस्सा नहीं है। चिंपैंजी को मैं देख रहा हूं, चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना। क्या आप ये समझते हैं कि एक मजहबी जब मजहबी होगा, वो मुसलमान जब होगा, जब वो आमन्तु बिल्लाह के साथ चिंपैंजी भी ऐड करे? मुझे एक बात बताइए कि नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आदम की पसली से मेरे सवाल का जवाब नहीं सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं रहेंगे अभी क्योंकि आप लोग तखलीक के चिंपैंजी पर बात कीजिए। आपने चिंपैंजी की एक मिसाल दी है, का खेज नजरिया पेश करते हैं। आपने चिंपैंजी की मिसाल दी है, तो क्या चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना हमारे मजहब के पैराडाइम का हिस्सा है? क्या आदम के ऊपर ईमान लाना जो है जी वो हमारे मजहबी पैराडाइम का हिस्सा है? तो आप हमसे सवाल जब आपकी मजहबी पैराडाइम उस वक्त चैलेंज हो जाती है जब आदम और हव्वा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आदम और हव्वा का एंडोक्राइन सिस्टम, उसका हार्मोनल सिस्टम उस तमाम तर चिंपैंजी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम से कॉरेस्पॉन्ड करता है। आप दोबारा मुझे एवोल्यूशन पे लेकर जा रहे हैं, उस एवोल्यूशन पर कि जिस डिबेट को आप खुद साबित नहीं कर पाए कैसर भाई के सामने। तो मुझे ये बताइए, हम खुदा के वजूद पर बात कर रहे हैं, जो खुदा है और एवोल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है नहीं करती, मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है, ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो अभी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है, नहीं है सेम। ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, सेम नहीं है। ये साइंटिफिक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट, ये सिंपल आर्गुमेंट है, ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। आप बताइए साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको साइंस से इतनी चिढ़ क्यों है। नहीं, मुझे नहीं है। और आप उसी साइंस की बदौलत जो है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुझे साइंस से दिलचस्पी नहीं है, मैं साइंटिफिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है जी, यस और नो? जी यस जी ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। तो फिर आपने क्यों दिया? इसलिए क्योंकि आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया और उसके बाद हव्वा को आदम की पसली से कहा। आप उस साइंस को लेकर आ रहे हैं खुदा को नहीं। आप ये सवाल आप चैलेंज कर रहे हैं साइंस की बुनियाद पर कि चूंकि इस स्टोरी के अंदर होल है, देयरफॉर खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। यही कह रहे हैं ना आप? तो आपने साइंटिफिक आर्गुमेंट को खुदा के डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि साइंटिफिकली गलत है। उस खुदा की मौजूदगी के दावे को चैलेंज किया जिस खुदा की मौजूदगी का आप दावा करते हुए कहते हैं कि जो आदम है वो मिट्टी के पुतले में रूह फूंके जाने से पैदा हुआ। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हव्वा पैदा हुई। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिसप्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग हमारी पोजीशन, साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं, हम वेरी इंटरेस्टिंग हमारी जो पोजीशन है वो आपके रिलीजियस गॉड को डिनाई करती है यूजिंग द साइंटिफिक आर्गुमेंट। हमारे पास रिचर्ड डॉकिंस जो है या क्रिस्टोफर हिचन्स जो है, जो सैम हैरिस है, वो उस क्रिएटर की मौजूदगी को डिसअप्रूव नहीं करते जिसकी मौजूदगी का अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। आप तो कर चुके हैं ना। और जिस पोजीशन सर आप तो कर चुके हैं ना वाजदी साहब, जिस पोजीशन को एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। आप एग्नोस्टिक नहीं है। मैं अपने आप को एथीस्ट/एग्नोस्टिक कहता हूं। ये अभी नया इजाफा मेरे लिए इंकिशाफ है, इसीलिए मैंने शुरू में पूछ लिया था आपसे कि सर आप एथीस्ट हैं। आपने कहा जी मैं तो मैं बताता हूं। एथीस्ट का मतलब वो होता है जो कि मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है, और एग्नोस्टिक वो होता है कि अगर हमारे पास कोई इस कायनात की तख्लीक का क्रिएटर कभी हमारे सामने आया तो हम उस दावे के ऊपर गौर कर सकते हैं। इस पोजीशन को एथीस्ट/एग्नोस्टिक कहते हैं, और एथीस्ट वो है जो कि आपके मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है। वो सबूत जो आपके पास आया वो है जो एक नए दावे को क्या कहते हैं कंसीडर करेगा। आपने कहा कभी अगर हमारे पास सबूत आया, वो सबूत कैसा होगा? साइंटिफिक होगा ना? एग्जैक्टली। साइंस से तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते, ना डिसप्रूव कर सकते ना प्रूव कर सकते। आप किस सबूत के इंतजार में बैठे हैं? साइंस से हम एक ऐसे क्रिएटर को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते जिसकी मौजूदगी में हमने रिलीजन को क्या कहते हैं एड्रेस करना है। आप दो चीजों के खलते मबहस का सहारा ले रहे हैं। ये खलते मबहस नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूं। मैं आप ये तो कह सकते हैं कि भाई देखें ये जो आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये अनसाइंटिफिक है। आप ये तो कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, चूंकि जाहिर सी बात है कि इंसान का अपना अमल है। होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। आप अपनी बुनियादी बातों
बातों से जंप करते जाते हैं। नहीं, जब ये बुनियादी बात नहीं है, ये बुनियादी बात है। आपने मुझे ये नहीं बताया एवोल्यूशन की बुनियाद पर, आदम और हव्वा की तख्लीक की बुनियाद पर खुदा मौजूद नहीं है, तो आपने साइंस का सहारा लिया खुदा के अदम वजूद के लिए। और मैं मजहबी खुदा के नाज़रीन के लिए, अदम वजूद के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, खुदा के अदम वजूद, मैं अपने नाज़रीन खुदा के अदम वजूद के लिए, ठीक है, मैं अपने नाज़रीन के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जरूर दिखाना चाहूंगा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इक्तिबास है, आप भी देख सकते हैं। साइंस डजंट हैव द प्रोसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड, व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन इज सुपरनैचुरल। इन मोस्ट रिलीजन, ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है, ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। स्टेटमेंट में आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, जो कि आप पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं कि साइंस डज नॉट हैव द प्रोसेस टू प्रूव और डिसअप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस गॉड। ठीक है, सॉरी जो नेचुरल गॉड है। ओके, एग्जैक्टली। मुझे ये बताइएगा कि ये तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो पढ़ लीजिए, यही तो मैं कह रहा हूं, आगे पढ़ लीजिए। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन। ठीक है, तो बात हो रही है मैं भी यही कह रहा हूं कि जो आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि साइंस को हम रिलीजियस गॉड को डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एथीस्ट है वो मजहबी खुदा को डिसअप्रूव करता है, और बीइंग एन एग्नोस्टिक कैसे करता है? साइंस है ना, साइंस के जरिए। साइंस को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइंस एकेडमी की ये इख्तिबास है, गॉड के लिए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, गॉड के लिए। मैं तो आपने सुन लीजिए, मैं रिलीजियस पैराडाइम के बाहर मजहबी खुदा को साइंस के जरिए डिसप्रूव कर सकता हूं। आपने अभी बोला, और अभी मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इख्तिबास दिखा दिया, इन मोस्ट रिलीजन। इसका मतलब ये कि इस इख्तिबास के अंदर रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आपसे बढ़कर मोटी चीज नहीं है। तो जब वो ये कह रहे हैं, जब ये साइंसदानों का ये मुत्तफिका मौकिफ इस वेबसाइट के ऊपर उनके इख्तिबास में आ गया कि आप रिलीजियस खुदा को भी साइंस के जरिए डिसप्रूव नहीं कर सकते, तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा को मानेंगे? जब मुझे लगता है कि मैं रिलीजियस गॉड को साइंस के जरिए डिसअप्रूव कर सकता हूं। ये आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि साइंस के अंदर दलील है। साइंस के अंदर कोई भी क्या कहते हैं हतमी चीज नहीं होती है, और साइंस जो है वो अपने आप को बतदरीज प्रोसेस के जरिए बेहतर करती चली जाती है। आपको याद होगा, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के बजाय आप अपनी साइंस पर एतमाद करते हैं। आपको याद होगा कि साइंस जो है कभी ईथर की मौजूदगी का दावा किया करती थी। हम तो साइंस को मानते ही एवर चेंजिंग है, ठीक है, और जो आप रिलीजन को एब्सोल्यूट मानते हैं, तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वाजदी साहब कि जो मजहबी खुदा है उसकी मौजूदगी को हम साइंटिफिक रैशनल से डिसअप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इस कायनात का अगर कोई क्रिएटर है तो उसके बारे में हमारे पास उसे प्रूव और डिसअप्रूव करने का फिलहाल कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या मेथड नहीं है ना। ये बात, इस इख्तिबास को आप मुस्तरद कर रहे हैं साइंस एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अपना मौक़िफ़ दे रहा हूं। इस इख्तिबास को मुस्तरद माने, मैं आपको अपना अगर ये उससे मुस्तरद होता है तो ये आपकी मर्जी। नहीं, आप मुझे बता दें सर, आपका ही मौक़िफ़ पूछ रहा हूं कि ये इख्तिबास आपके नज़दीक काबिल कबूल है, या आप इसको जो है रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं? मेरी बात के जवाब के नतीजे में ये मुस्तरद होता है, ये मुस्तरद नहीं होता है, हो रहा है या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। फैसला आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि हम साइंटिफिक रैशनल की मौजूदगी में अगर रिलीजियस गॉड को हम मुस्तरद कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही वाज़े और ऑब्जेक्टिव बात है। मुझे अपने हिसाब से बता दीजिए कि आपके इस मौक़िफ़ से ये इख्तिबास मुस्तरद हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि अगर इस क्या जैसे कि इसमें लिखा है कि ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन्स इज सुपरनैचुरल। साइंस का मसला जो है ना वाजदी साहब, वो वाई नहीं है, साइंस का मसला हाउ है। और आप मुझसे मजहब से पूछ रहे हैं कि हाउ बताएं? एग्जैक्टली, क्योंकि मजहब तो बता सकता है ना, मजहब तो बता सकता है कि वाई, मजहब ने तो दावा किया है कि भाई हमने इंसानों को बनाया है, हमने इस कायनात को बनाया है। जब हम पूछते हैं कैसे बनाया, कहते पता नहीं। जब हम बताते हैं कहाँ बनाया, कहते पता नहीं। जब आपके दावे की मौजूदगी को जब हम टेस्ट करते हैं साइंस की बुनियाद पर, कि जिसका काम हाउ रैशनल की बुनियाद पे, अक्ल की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे। आप देख रहे हैं कि कंफ्यूजन कितना है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते, चलो ठीक है हमने मान लिया। जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिसप्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए, तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी? अब क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें?